नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक होगा वो है लैक्टिक एसिड के बारे में। तो इस लैक्टिक एसिड कब फॉर्म होता है? जब भी हमारी बॉडी ग्लूकोज से एनर्जी जनरेट करने की कोशिश करती है, बाय प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अब क्या होता है कि जब इंटेंस एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं, तो इंटेंस एक्टिविटी में बॉडी के पास इनफ ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से वो एनर्जी नहीं बना पाता है, तो वो और एक सब्सटेंस बनाता है जिसको बोलते हैं लैक्टेट। अब वो लैक्टेट से जब एनर्जी बनाने जाता है और ऑक्सीजन नहीं होता है बॉडी के अंदर इनफ, तो ये जो लैक्टेट है इसका थ्रेशोल्ड बढ़ने लग जाता है और इसी को मेडिकल साइंस में बोलते हैं लैक्टेट थ्रेशोल्ड। इसमें क्या होगा कि आपका लैक्टिक एसिड ब्लड में बिल्टअप होने लग जाता है और आपके जो ब्लड का पीएच वैल्यू है वो एसिडिक हो जाता है। इसको बोलते हैं एसिडोसिस। अब इसका जो मेन रिजल्ट होता है वो हार्ट पे तो होता ही है, मसल फटीग पे होता है। तो बॉडी पूरी मसल की बनी हुई है, लंग्स मसल के बने हुए हैं, पूरी बॉडी में डिफरेंट स्केलेटन मसल्स हैं, आपका हार्ट मसल से बना हुआ है। लेकिन इसका एक्स्ट्रा ओवरलोड जो होता है वो किडनी पे भी होता है। इसके लिए जिन लोगों को एसिडोसिस का प्रॉब्लम होगा उनको किडनी का भी प्रॉब्लम डेवलप होने लग जाता है। तो ये एक पाथवे है जहाँ से आपके ब्लड का पीएच वैल्यू चेंज होता है। अब बट ब्लड का बेसिकली जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 के आसपास होता है। 7.35 से जो नीचे जाने लगता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो एसिडोसिस में हो जाता है। तो इस केस में वैसे होता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने लंग्स के सेक्शन में मैंने ये बताया था कि जब भी हाइपोवेंटिलेशन होता है तो हाइपोवेंटिलेशन के अंदर बॉडी के अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आती है। जिनको कि अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, COPD एक्सेट्रा जिनको ज़्यादा होता है, उनके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जब बॉडी में होती है तो उसका पीएच वैल्यू को रिड्यूस कर देती है, तो बॉडी को ज़्यादा एसिडिक बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस। तो ये तो एक तरफ तो अगर आप देखें तो लैक्टिक एसिड से पीएच वैल्यू चेंज हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो जाता है तो भी बॉडी एसिडिक हो सकती है। अभी इसमें थर्ड एलिमेंट में इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ, वो है डिहाइड्रेशन। अभी डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी। तो अगर आप प्रॉपरली डाइलेटेड नहीं होते हैं, आप प्रॉपरली पानी नहीं पीते हैं, तो भी पीएच वैल्यू आपकी ड्रॉप हो जाएगी, फिर से वो एसिडिक बनने लग जाएगी, क्योंकि बॉडी को एसिडिक होने से बचाने के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो तीनों अलग अलग डायरेक्शंस हैं ये आपके बॉडी को ज़्यादा और ज़्यादा एसिडिक बनाने लगेगा। डिहाइड्रेशन का और एक प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आपका जो ब्लड है वो ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो जो शियर फोर्स है, जो वॉल पे जो फोर्स लगता है ब्लड के मूवमेंट का, वो बढ़ता है, उसको शियर फोर्स बोलते हैं। तो जो वो एक्सटर्नल फोर्स है जो डेवलप हुआ है, वो फोर्स उसकी जो फाइन लाइनिंग है उसको ख़राब करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ब्लड जब फ्लो होता है तब। तो ये तीन चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रही हैं। तो अब तक हम लोगों ने जो चीज़ें कवर की उससे एक पता चल गया होगा कि ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। इसके नेक्स्ट सेक्शन में मैं फाइनली एक केस स्टडी लूँगा और केस स्टडी में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये जो अलग अलग सेक्शन है जिनके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, ये एज ए कॉम्बिनेशन कैसे आपको इम्पैक्ट करते हैं। एक कोई भी साधारण सा एग्जांपल ले लेंगे तो आपको उससे बात समझ में आ जाएगी। तो आज जो हमने देखा कि एक्सरसाइज की वजह से हार्ट पे जो इम्पैक्ट आता है वो मतलब काफ़ी डायरेक्शन से आता है। अभी एक केस स्टडी लेंगे, उससे आपको ये जो जितने भी पीसेस हैं वो जुड़ते हुए नज़र आएंगे। मान लीजिए कोई एक ऑर्डिनरी इंसान है, जैसे कि मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस पे से बता सकता हूँ। क्लास में लोग आते हैं, लेट 20s वाले हैं, 30s वाले हैं, और उनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है और बाकी की चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल है।
तो एक ऐसे किसी इंसान का हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ वो इंसान को पता चलता है कि उसको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। सबसे पहले जो उसके दिमाग में थॉट आएगा, वो थॉट ये आएगा कि मैं जाके एक्सरसाइज करूं, क्योंकि बचपन से हमने सुन के रखा है कि एक्सरसाइज करना अच्छा है हेल्थ के लिए, वर्कआउट करना हमारे लिए अच्छा है। तो जाके ब्लाइंडली कुछ भी करने लग जाएगा। अब ये जो इंटेंसिटी वाली बात होती है, वो इंटेंसिटी का जो है वो मेन प्रॉब्लम हो जाता है कि लोगों को अपनी लिमिट नहीं समझ में आती है। ये इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है मैं उस क्वेश्चन में दूंगा जहाँ की मुझे ये बताना है कि अगर एक्सरसाइज से हार्ट अटैक आ रहा है या वर्कआउट करने से हार्ट अटैक आ रहा है तो फिर वो एडवाइस क्यों किया जाता है। तो वो एनीवे मैं नेक्स्ट सेक्शन में कवर कर लूँगा, लेकिन यहाँ एक केस स्टडी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि वो इंसान जिसको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल है, वो सबसे पहले एक्सरसाइज करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ वो सीडेंट्री लाइफस्टाइल जीने वाला इंसान है, मोबाइल का यूसेज ज़्यादा होगा, उसका कंप्यूटर का यूसेज ज़्यादा होगा, उसका खाना पीना ठीक नहीं होगा। अगर उसका खाना पीना ठीक नहीं है तो सबसे पहले उसके बॉडी में शॉर्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा ही, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है इसीलिए उसको अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, ये प्रूव होता है। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल यूसेज बाकी की वजह से उसके चेस्ट के मसल ज़्यादा टाइट होंगे, तो जो मैंने बताया था कि उससे थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, कि जिससे कि वो चेस्ट ब्रीदिंग ज़्यादा करेगा। अब चेस्ट ब्रीदिंग ज़्यादा होने की वजह से हाइपर वेंटिलेशन जो मैंने बताया था लंग्स के सेक्शन में, वो डेवलप हो जाएगा उसको। वो डेवलप होने के बाद में ये सब चीज़ों का नेट इफ़ेक्ट क्या होगा? नेट इफ़ेक्ट ये होगा कि उसके जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगे ही, उसके साथ में उसके जो दिल की बीमारियां हैं वो भी एग्रीवेट होंगी। मतलब ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि अगर हार्ट अटैक नहीं भी आ रहा है उसको कुछ करके, तो कुछ करने से हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये जो पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, ये पॉइंट्स साधारण लोगों को पता नहीं होते हैं, क्योंकि जनरल नोशन ही इस बात का, जनरल अंडरस्टैंडिंग ही इस बात की है कि अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले जाके कुछ करने लगो। वो सबसे पहले दौड़ लगाना शुरुआत करते हैं। ऐसे लोगों का मैंने देखा, ये इनको वीकेंड वॉरियर्स बोलते हैं। ये वीकेंड को जाके फुटबॉल खेलते हैं, ये वीकेंड को जाके क्रिकेट खेलते हैं, ये सिर्फ वीकेंड को जाके इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। अब फिजिकल एक्टिविटी करने से भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बन रहे हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब आपको ये बात का सीरियसनेस इस बात से समझ में आएगा कि जिस बंदे को अपने दिल का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए वो उस डायरेक्शन में जा रहा है जहां उसका दिल सबसे पहले प्रॉब्लम में आ जाए। हार्ट अटैक अगर नहीं आ रहे तो आने के फुल चांसेस हो जाएंगे उसके। तो अगर वो इंटेंस कुछ भी करेगा तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनेगा। अगर उसको ऑलरेडी, यहाँ मैं बाकी चीज़ों को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि अगर उसको अस्थमा का प्रॉब्लम है, COPD का प्रॉब्लम है या बाकी चीज़, वो मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ों का तो इम्पैक्ट उसके बॉडी में होना ही होना है। तो जब ऐसा इंसान, एक ऑर्डिनरी इंसान जाके कुछ करने की कोशिश करता है तो बहुत बेकार कॉम्बिनेशन तैयार होता है, और वो कॉम्बिनेशन उसके दिल के लिए काफ़ी, मतलब मेडिकली काफ़ी डेंजरस हो जाएगा, और ये उसको पता नहीं चलेगा, और ये वो अपने दिल को बचाने के चक्कर में दिल को अननोइंगली ज़्यादा और ज़्यादा डैमेज कर रहा होगा। तो फिर से मैंने जो टॉपिक्स के बारे में बात की, उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कीजिए आप। एक इंसान में वो सभी चीज़ें मौजूद हैं जिन टॉपिक के बारे में मैंने बात की। आज की डेट में तो मुझे जो मेरे यहाँ जो सबसे ज़्यादा लोग विज़िट करते हैं, उनमें से मैंने मैक्सिमम लोगों के अंदर वो प्रॉब्लम्स पाए हैं। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले, उसको सिलेक्ट करने से पहले। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज कौन सी की जाए, दूसरा फिर इंटेंसिटी का परिभाषा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और तीसरा जो होगा उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए।